अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एचएम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। यानी कि आपने चैप्टर नंबर 1 में अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं हम उनकी एक रिवीजन करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम क्विक रिवीजन करते हैं, या फिर एक समरी में आपको बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री। बच्चों, इसके अंदर हमने पढ़ा था थॉट एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। द एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ ए ह्यूमन माइंड। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि क्या होता है हमारे माइंड के अंदर होता है, या सिर्फ हम उसको सोचते हैं, या कोई भी ऐसा क्या जिसको हम सोचते हैं और हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से हो रहा है। सिर्फ सोचने की हद तक जो एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि उसका किसी भी लैब में कोई भी काम नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो है एक फिलोसोफर था whose name was ल्यूसिफस। उसने क्या किया था, एटम के बारे में सबसे पहले जो है वो सिर्फ सोचा था। ठीक है। और उसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक फिलोसफी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि डेमोक्राइटस जो है, डेमोक्राइटस क्या था, डेमोक्राइटस एक फिलोसोफर था और वो ल्यूसिफस का एक स्टूडेंट था। उसने ये कहा था, उसने भी एटॉमिक फिलोसफी को ही आगे डिस्कस किया। उसने ये कहा कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म एंड इनविजिबल पार्टिकल। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, या फिर इसने ये कहा था एटोमस, ATOMOS। ठीक है बच्चों। ए मीन्स नॉट, एटोमोस मीन्स कट, मीन्स these are the particles which can't be cut। मतलब हम ये कह सकते हैं जो कि क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। तो ये बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, इंडिविजिबल। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि these are the particles which can't be cut। उसने ये कहा था कि एटम के जो डिफरेंट शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट टेस्ट की वजह से हो सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो व्हाइट कलर होता है एटम का, वो क्यों होता है, वो स्मूथ शेप की वजह से होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एटम की स्मूथ शेप होती है वो किस वजह से होती है, वो उसके व्हाइट कलर की वजह से होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने ये कहा कि जो एटम की नीडल शेप है वो क्यों होती है, वो उसके सॉर टेस्ट की वजह से होती है। या फिर हम ये कह दें कि अगर किसी चीज एटम का वो क्या है, टेस्ट क्या है, सॉर है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एटम्स है वो क्या है, वो नीडल शेप की है। ठीक है बच्चों। तो इसने डेमोक्राइटस ने क्या किया था, इसकी एटॉमिक फिलोसफी को आगे बढ़ाया था और उसने ये कहा था कि जो मैटर है वो किससे बना है, एटॉमस से बना हुआ है। ठीक है। ये डेमोक्राइटस की थ्योरी थी, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ ल्यूसिफस। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि एक और इसने जो है वो थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था डेमोक्राइटस ने। जो पहले के फिलोसोफर थे उसने कहा कि मैटर मैटर के अंदर जो है वो क्या होता है, चेंजेस होती है। कुछ ने ये कहा कि जो चेंजेस होती है मैटर के अंदर वो क्या है, एक रियलिटी है। ठीक है। और कुछ ने कहा कि नहीं, ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है, एक सिर्फ इल्यूजन है, यानी कि सिर्फ एक सोच की हद तक है, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की रियलिटी नहीं है। कुछ ने कहा कि ये रियलिटी है और कुछ ने कहा कि ये एक इल्यूजन है। लेकिन जब डेमोक्राइटस आया उसने कहा कि नहीं, चेंजेस इन मैटर क्या है, वो एक रियलिटी है और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेपरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, एटम के पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं, क्लोज होते हैं इसी तरह से। ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर कुछ दूर दूर चले जाते हैं इस तरह से। फिर हमने कहा था कि जो गैस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसके ऊपर बेस करती है कि जो मैटर है उसके अंदर चेंजेस किसके ऊपर बेस करती हैं, उसकी कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स के ऊपर। अगर क्या होगा कि एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे आपस में, तो हम कहते हैं कि ये सॉलिड है। अगर वो थोड़े से क्या होंगे, अपार्ट होंगे, हम कहते हैं कि ये लिक्विड है। और अगर वो क्या होंगे, रैंडमली अरेंज होंगे, तो हम ये क्या कहते हैं कि ये गैस है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, डेमोक्राइटस ने दिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डाल्टन की थ्योरी हमने पढ़ी थी। डाल्टन ने ये कहा था कि जो इसका डेमोक्राइटस का एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या किया था, डेमोक्राइटस के थॉट एक्सपेरिमेंट को कन्वर्ट किया था एक रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बताया ना कि थॉट एक्सपेरिमेंट और रियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। थॉट एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ सोच की हद तक होता है, जबकि रियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो कि हम क्या करते हैं, लैब्स में परफॉर्म करते हैं। तो डेमोक्राइट डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने ये कहा कि जो डेमोक्राइटस का थॉट एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया, उसको एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक रियलिटी के अंदर चेंज कर दिया। और उसकी उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है बच्चों। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। फिर लेटर ऑन डाल्टन ने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल
फिलोसफी। ये क्या है? ये डॉल्टन की क्या है? एक बुक है, ठीक है? ये एक बुक का नाम है डॉल्टन की। इसने क्या कहा कि ये क्या है? इसके अंदर इसने बताया, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी के अंदर डॉल्टन ने क्या बताया कि हाउ एलिमेंट्स कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स, ठीक है? और एलिमेंट और कंपाउंड्स की जो एग्जांपल्स है वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई है, ठीक है? तो यहाँ तक जो हमारा पूरा इसका बैकग्राउंड था एटॉमिक केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया था। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा द मैक्सवेल-डेमन एक्सपेरिमेंट। द मैक्सवेल डेमन एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया कि डेमन ने क्या किए, दो कंटेनर दिए जिसके अंदर उसने क्या किया, मिक्स्ड गैस रखी, कंटेनर ए के अंदर भी और कंटेनर बी के अंदर भी। फिर उसने क्या कहा कि जो मिक्स गैस है वो क्या है, ये सेम टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है? फिर उसने ये कहा कि ये जहाँ पे जो है ये एक विंडो है और यहाँ से क्या करता है, एट अ टाइम एक ही मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ से पास होके बी के अंदर जा सकता है या फिर बी से पास होके ए के अंदर जा सकता है, एट अ टाइम एक ही मॉलिक्यूल, यानी कि विंडो का साइज इतना स्मॉल था। और उसने ये कहा कि इस विंडो को एक डेमन गार्ड करता है, ये डेमन है, ठीक है? इस विंडो को क्या करता है, ये एक डेमन गार्ड करता है और ये देखता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, ए से बी में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं और बी से ए में कर रहे हैं, ठीक है? फिर डेमन ने कहा कि जो कंटेनर ए है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, सारे ए से बी में ए जो है वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और बी से ए के अंदर क्या होते हैं, लो एनर्जी गैस। इसके अंदर क्या है, हाई एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर क्या है, लो एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स। जिसकी वजह से डेमन कहता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, हाई हो गया और इसका टेम्परेचर क्या हो गया, लो लो हो गया, ठीक है? और ये जो है हमने कहा था कि जो मैक्सवेल डेमन एक्सपेरिमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या है, अगेंस्ट है। उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर और ऑर्डर से रैंडमनेस के अंदर जाता था, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होती थी, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर से क्या हो रहा है, एक ऑर्डर डिसऑर्डरनेस से किसके अंदर जा रहा है, ऑर्डरनेस के अंदर जा रहा है और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का क्या है, कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है? डेमन ने क्या किया, डेमन ने क्या किया कि विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी जो है ना वो क्या किया, मॉलिक्यूल्स को पास कर दिया। जबकि हमने ये पढ़ा है कि विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और विदाउट यूज ऑफ एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल्स कंटेनर ए से कंटेनर बी के अंदर पास नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल डेमन एक्सपेरिमेंट है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, जब भी कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो जब तक प्रूव नहीं होता, जब तक वो पिछले लॉस को जो है वो क्या करे, कंप्लीट ना करे, यानी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या जितने भी लॉज आ गए, जब तक वो उन लॉस को कंप्लीट ना करे, जब तक कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि शोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। उसने क्या किया, शोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के अंदर शोडिंगर ने क्या किया, एक ओपैक बॉक्स लिया और ओपैक मींस कि जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती। आप एक एग्जांपल ले लें कि हमने एक वुडन का बॉक्स लिया, ठीक है? उसने कहा कि एक कैट है, कैट के अंदर क्या है, एक बॉक्स के अंदर हमने क्या रखी है, एक कैट रख दी है, साथ में हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया है, साथ में एक पॉइजन रख दिया और साथ में एक हमने गीगर काउंटर लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स? वो क्या करेगा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसके 50% चांस है कि वो डिके होगा और 50% चांस है कि वो डिके नहीं होगा, ठीक है? अगर तो वो डिके होता है, ठीक है, तो गीगर काउंटर क्या करेगा, उसके रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, वो पॉइजन की बोतल के ऊपर उसका हैमर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या होगा, कैट क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं कैट क्या हो गई, डेड हो गई, ठीक है? लेकिन वो सेकंड ऑन द अदर हैंड वो ये कहता है, अगर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ले लिया, अगर हम ये कहते हैं कि इसने क्या किया, नहीं लिया, तो ना ही रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है वो उसने क्या किए, रेडिएट नहीं की, ठीक है? यहाँ पे रेडिएशन इसने क्या किया, रेडिएट कर दी, यहाँ पे रेडिएशन रेडिएट नहीं हुई रेडियो एक्टिव मटीरियल की। अगर तो उसने रेडिएशन रेडिएट नहीं की, इसका मतलब कि जो गीगर काउंटर है उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की, इसका मतलब है कि जो हैमर है वो पॉइजन की बोतल के ऊपर नहीं आया और उसने पॉइजन की बोतल ब्रेक नहीं की। इसका मतलब है कि कैट जो है वो अलाइव है, ठीक है? तो हमने क्या किया, अभी बॉक्स खोला नहीं है, हम ये कहते हैं कि इसकी दो कंडीशंस हैं, या तो क्या होगा, कैट क्या होगी, डेड हो गई, या तो हो गई कैट क्या रहेगी, अलाइव रहेगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वो 50% अगर, तो उसके 50% चांसेस है कि वो डिके हो जाए या फिर उसके 50% चांसेस है कि वो डिके ना हो। अब हम कहते हैं कि जब ये बात रहती है ना, यस और नो वाली, या तो होगी या तो नहीं होगी, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये सुपर पोजीशन है, ठीक है? या तो कैट क्या रहेगी, डेड हो जाएगी, या तो कैट क्या रहेगी, अलाइव रहेगी, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं कि ये सुपर पोजीशन है, इस कंडीशन को हम ये कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप
किसी भी पेन को अपने बेड के ऊपर थ्रो करें और अपनी आईज क्लोज करके थ्रो करें, तो आप इसकी पोजीशन सेट करते हैं, अच्छा पेन उधर गिरा होगा, अच्छा पेन पिलो के ऊपर गिरा होगा, लेकिन आप जब तक उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, जब तक अपनी आईज ओपन नहीं करेंगे और पेन को देखेंगे नहीं कि पेन किस पोजीशन पे पड़ा है। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो श्रीचंद्र ने क्यों दिया था, वो उसने अपने जो उसने पहले अपनी एटॉमिक थ्योरी दी हुई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि एटम जो है वो ड्यूल नेचर शो करता है, या तो वो पार्टिकल लाइक बिहेव करता है या तो वो वेव लाइक बिहेव करते हैं। अपने इस कॉन्सेप्ट को, क्वांटम मैकेनिक्स के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसने कैट एक्सपेरिमेंट किया और सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि सुपरपोजिशन होती क्या है, यानी कि एटम जो है वो पार्टिकल और वेव नेचर कैसे शो करता है, यानी कि वो ड्यूअल नेचर जो है वो कैसे शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अल-गज़ाली कॉटन बर्निंग एक्सपेरिमेंट। अल-गज़ाली कॉटन बर्निंग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था बच्चों, अल-गज़ाली ने क्या किया, सिर्फ कॉटन लिया और उसने क्या किया, फ्लेम के पास लेके आया। उसने कहा कि जो फ्लेम है वो क्या करती है, कॉटन को क्या करेगी, बर्न कर देगी। ठीक है, इसने ये क्या एक थ्योरी दी, यहाँ से फ्लेम क्या करेगी, कॉटन को बर्न कर देगी, और इसके ऊपर इस इफेक्ट को शो करने के लिए उसने एक थ्योरी दी, या फिर हम ये कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम ये कहते हैं नेसेसिटी कॉजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि उसने कहा जब हमारे पास कोई भी इफेक्ट होता है किसी भी चीज का, वो क्यों होता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई क्या होता है, कोज होता है। यानी कि अगर यहाँ पे कॉटन बर्न हो रही है, ठीक है, कॉटन क्या हो रही है, यहाँ पे बर्न हो रही है, तो वो क्यों बर्न हो रही है, क्योंकि जो फ्लेम है उसने क्या किया था, इसको कैप्चर किया और उसको बर्न किया। तो फ्लेम यहाँ पे क्या था, उसका कोज था। अगर फ्लेम ना होता तो कॉटन बर्न नहीं होती, तो ये क्या था, कोज था। और ये क्या था, इसका कॉटन का बर्न होना इफेक्ट था। यानी हम ये कह लें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर क्या हो रही है, क्लाउड्स हो रहे हैं और बाद में क्या होती है, रेनफॉल होती है, तो हम ये कहते हैं कि क्लाउड्स हुए तो रेनफॉल हुई। ठीक है, मतलब कि क्लाउड्स क्या है, कोज है किसका, रेनफॉल का। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, नेसेसरी कॉजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसने क्या किया, अल-गज़ाली ने अपने ही कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दिया, डिपार्चर कर दिया। मतलब कि उसने ये कहा कि जो नेसेसरी कॉजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। ठीक है, उसने ये कहा कि इस तरह नहीं होता कि हमेशा कॉज और इफेक्ट वाला जो है वो ट्रू हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्या होगी, क्लाउड्स होंगे और रेनफॉल होगी, वो कॉज और इफेक्ट हो गया। लेकिन इसने कहा कि हो सकता है कि क्लाउड्स तो हो लेकिन रेनफॉल ना हो, मतलब कॉज तो है लेकिन उसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसने कहा कि नेसेसरी कॉजेशन का कॉन्सेप्ट ट्रू नहीं है। फिर इसने ये कहा कि हर काम के अंदर जो है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ इवेंट होता है। यानी कि जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, अल्लाह ताला क्या है, इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, और जब तक वो ना चाहे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। फिर इसने एक एग्जांपल देखी कि एक पर्सन है जो कि क्या है, ब्लाइंड है, लेकिन क्या हो गया, मिरेकलसली उसकी क्या हो गई, आई साइट वापस आ गई। फिर जब उसने आईज को, अपनी आईलिड को ओपन किया, तो क्या उसने कहा कि आई जब उसकी आई खुल, उसने क्या किया, अपनी आई से क्या किया, नेचर को ब्यूटी की देखा। मतलब कि जो हमारी वर्ल्ड की ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, उसने अपनी आई साइड से उसको देखा। और वो कैसे हुआ, वो कोज और इफेक्ट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जब लाइट उसकी आई से स्ट्राइक की, फिर वो क्या हुआ, वो एबल हुआ कि वो क्या करे, वर्ल्ड की ब्यूटी को देख सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ इवेंट कह सकते हैं। और फिर उसने ये कहा क्योंकि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को पैदा किया है, और उसी के पास, अल्लाह ताला के पास ही इतनी क्या है, विल है कि वो क्या करे, किसी भी इवेंट को किसी भी टाइम सस्पेंड कर सके। यानी कि क्लाउड तो हुए हैं लेकिन रेनफॉल नहीं हुई। अब कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा कर सकता है कि क्लाउड हो और रेनफॉल को वो होने से रोक ले? नो, पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग के पास बच्चों इतना अल्लाह ताला ने इख्तियार ही नहीं दिया, इतनी विल ही नहीं दी कि वो अल्लाह ताला के मामलात के अंदर, अल्लाह ताला के कामों के अंदर कोई भी दखल अंदाजी कर सके। तो ये था अल-गज़ाली का बर्निंग एक्सपेरिमेंट। और फिर अल-गज़ाली का पूरा टॉपिक जो है, ये मैंने आपको इन्हीं 3-4 इसके जो टॉपिक थे वो इसी के अंदर थे सारे। ठीक है, उसके बाद जिसका जो लास्ट टॉपिक का चैप्टर था वो था रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है कि हम ये करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को क्या हम करते हैं, लॉजिकल वे में सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं। क्यों इनर्ट होती हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ या अदर एटम के साथ क्या करता है, अपनी बॉन्डिंग नहीं करता। और जब वो बॉन्डिंग नहीं करता, इसका मतलब कि वो इनर्ट है, वो क्या है, रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गई रीजनिंग। रीजनिंग की हमने कहा था कि दो टाइप्स है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। यानी कि हमारे पास क्या होती है, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है और उसके उधर से हम क्या करते हैं, जनरल में मूव करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि दो एलिमेंट है,
पोटाशियम और सोडियम, ठीक है, पोटाशियम और सोडियम, ठीक है। और इनका क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है हम ये कहते हैं इसके एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है कि ये मेटल्स है, मतलब कि ग्रुप वन के जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से क्या है वो मेटल्स है एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक जो है वो स्टेटमेंट कहाँ पे आ गई, वो इस डायग्राम में आ गई। अगर आप ये डायग्राम किसी को बनाएं बोर्ड के ऊपर या अपनी कॉपीज के ऊपर बनाएं तो आप क्या इस डायग्राम से ये समझा सकते हैं कि ये ग्रुप वन के मेटल्स है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, या फिर जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं इनको मेटल्स कहते हैं, नहीं ना। तो ये क्या हो गई, ये एक स्पेसिफिक इसकी क्या हो गई, आपने एग्जाम्पल ड्रॉ तो कर दी लेकिन उसको समझाने के लिए आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जिसको हम ये कहते हैं कि वो जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद हमने ये कहा कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो हर दफा क्या होती है वो ट्रू नहीं होती। जैसे कि कॉटन बर्निंग एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि अल-गज़ाली ने कहा कि जो कॉटन जो है वो फ्लेम के पास आती है तो वो बर्न होती है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स अल-गज़ाली ने क्या किए, डिस्कस नहीं किए। जैसे कि उसने ये कहा कि अगर क्या हो कॉटन के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो या फिर जो है वो एयर का जो फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में कॉटन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कॉटन क्या करेगी, बर्न नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये गजाली ने डिस्कस नहीं किए थे, ये बाद में हमने देखा था कि जी इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर अगर ये वाले पॉइंट्स हम ऐड करें तो कॉटन क्या होगी, बर्न नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो हर दफा ट्रू नहीं होती। अब इंडक्टिव रीजनिंग हर दफा ट्रू नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, मूव करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक जनरल स्टेटमेंट होती है, एक जनरल हाइपोथेसिस होता है, उसको प्रूव करने के लिए, उस हाइपोथेसिस को स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हम एग्जांपल्स देते हैं वो क्या होती हैं, वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैथ है, मतलब कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि एनर्जी जो है मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल ले ली थी। हमने ये कहा था कि ये भी मैटर है 2H2 और O2 भी मैटर है, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको ना तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं उसकी एक फॉर्म से उसकी दूसरी फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाया था और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लगाया था। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो एक जनरल है स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस है, और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल दी थी, ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको किसी भी किस्म की चैप्टर 1 में कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।